नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी आज बीजेपी के मिशन पर। जी हां, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर मंथन शुरू कर दिया है। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिए वो फार्मूला बना रही है जिससे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सके। युवाओं के साथ ही कई नए प्रयोग भी बीजेपी टिकट बंटवारे में कर सकती है। और जाहिर है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी चौंकाया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि टिकट देने के लिए इस बार बीजेपी कौन सा फार्मूला अपनाएगी और इस फार्मूले में कौन फिट बैठेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मिशन 24 पर बीजेपी पार्टी टिकट बंटवारे की तैयारी में जुटी। कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी का फोकस अब टिकट बंटवारे को लेकर है, लिहाजा ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। इसके लिए बीजेपी कौन सा फॉर्मूला बनाएगी या अपनाएगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन कयास तो ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चौंका सकती है। युवाओं को टिकट देने की अटकलें भी हैं। हालांकि टिकट बंटवारे में कौन सा पैटर्न पार्टी फॉलो करेगी, इस पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति तैयार है। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस से कई माह पहले प्रत्याशी घोषित किए, वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमारी तैयारी, समय पर हमारे प्रत्याशी भी घोषित होंगे। हमारी पूरी तैयारी, जिस दिन भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, सबसे पहले भाजपा कांग्रेस से आगे निकलेगी। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन तो शुरू हो ही गया है, वही कांग्रेस भी दम भर रही है कि वो फरवरी तक अपनी उम्मीदवार उतार देगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में होने की वजह से उसकी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि वो किस आधार पर टिकट देगी, क्या युवाओं को मौका मिलेगा, इस पर पार्टी नेताओं की क्या राय है, ये जान लेते हैं। चुनाव में टिकट वितरण में सर्वे और सबकी रायशुमारी बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। तो कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर सबकी रायशुमारी करके, सर्वे करके जो उपयुक्त कैंडिडेट होंगे उनको हम जिम्मेदारी देंगे, उनको टिकट देंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन कांग्रेस की भी निगाहें बीजेपी के उम्मीदवार चयन करने वाले फॉर्मूले पर लगी है, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारने का दांव चला था, जो कांग्रेस पर भारी पड़ा। लिहाजा माना जा रहा है कि पार्टी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसदों और राज्य की सरकार में मंत्रियों और विधायकों को भी उम्मीदवार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और कांग्रेस अभी तक इस ऊहापोह में थी कि राम मंदिर के शिलान्यास में जाना है कि नहीं जाना है, और बीजेपी इस फार्मूले की तैयारी में जुटी है कि कैंडिडेट कौन होंगे, उम्र का क्राइटेरिया क्या होगा, जातिगत समीकरण क्या होंगे। और आज संघ परिवार के साथ एक बड़ी बैठक भी भोपाल के पास सीहोर में हो गई है। कैसे देखा जाए बीजेपी की इन तैयारियों को? देखिए, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, जी आवाज गूंज रही है, मैं करवाता हूँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद से ही वो लोकसभा की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई। और मुझे लगता है कि जो भी ये क्राइटेरिया तय करेंगे, उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कौन सा क्राइटेरिया रखता है। बिल्कुल, ये भी संभावना है कि जो प्रत्याशी अभी मध्य प्रदेश में जीत के आए हैं, काफी बड़े मतों से जीत के आए हैं, और जो मंत्री नहीं बन पाए, उनको भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, या जो बड़े चेहरे हार गए हों, जी, या जो केंद्रीय मंत्री थे और वो जीत के भी आ गए हैं, लेकिन उनको वो संतुष्ट नहीं है आपकी राज्य में काम करने के लिए, तो उनको भी हो सकता है कि टिकट देकर उनको लोकसभा के चुनाव में उतारा जाए।
ये भी एक संभावना बहुत है कि एकदम से नए चेहरे ले आए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे मुख्यमंत्रियों का चयन हो, चाहे प्रत्याशियों का चयन हो। निश्चित तौर पे जिस तरह से तीनों राज्यों में ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनकी कोई संभावना नहीं थी, तो ये भी हो सकता है कि एकदम से नए चेहरे, और जिस तरह का सर्वे आरएसएस करती है और भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिज्ञ नहीं है लेकिन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव करेगा, ये कहना बहुत ही कठिन है, विशेषकर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बड़ा कठिन है। और इवन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके लिए भी कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व किस तरह की कार्य प्रणाली अपनाएगा और किस तरह से लोकसभा के चुनाव में लोगों को उतारेगा। लेकिन ये बात तय मान के चलिए, आपके लोकसभा में जीतने की जो एक मापदंड बनाया है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक वो दिया है, एक बेंचमार्क तो बनाया कि इसको पार करना है। उस हिसाब से भी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाए जिनकी जीत की पूरी संभावना है। अब जैसे मध्य प्रदेश में भी आप देखिए कि 29 में सीट में से एक सीट भर कांग्रेस के हाथ में है, और जो घोषणा की गई है कि 29 की 29 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, तो उसको भी पूरा करने की दिशा में निश्चित तौर पे काम चल रहा होगा, और ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि जो उनने एक जो क्राइटेरिया रखा है और एक जो मापदंड दिया है कि हम 29 सीटें जीतेंगे, वो पूरा हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से तैयारी में है। अब कांग्रेस की जहां तक तैयारी की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अभी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अभी नए अध्यक्ष बने हैं और वो अभी दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो हार हुई है कांग्रेस की, उसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब वो विधानसभा में ही नहीं जीत पाए हैं, तो लोकसभा जिसमें 8 विधानसभाएं होती हैं, उसमें जीतने का कैसे वो दम भर सकते हैं। कई बार 2 जिलों तक वो क्षेत्र फैला हुआ होता है। जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक तैयारियों का सिलसिला है, उसमें कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, और जीतू पटवारी को जरूर बागडोर सौंपी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की छाया उनके ऊपर रहेगी, और उसमें वो कितने सफल हो पाते हैं उस मकर जाल को तोड़ने में। क्योंकि देखिए, अमरनाथ जी भी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, और दिग्विजय सिंह तो है ही मध्य प्रदेश में, और अजय सिंह राहुल हैं, अरुण यादव हैं। इन तमाम बड़े नेताओं के बीच में एक युवा नेता किस तरह से लोगों को संतुष्ट कर पाएगा, उनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट देगा हाईकमान को। अब हाईकमान किस तरह से लोगों को प्रत्याशी बनाता है, ये बड़ा गड्ढमड्ढ स्थिति है अभी कांग्रेस की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो उनका अपना एक अलग तरीका है, और वो तरीका हमने विधानसभा में भी देखा, और उसका फायदा भी विधानसभा में जबरदस्त रूप से हुआ है। उसमें बहुत से मुद्दे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी एकदम नए लोगों को टिकट देने की, नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की, उसका फायदा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक विधानसभा चुनाव में मिला है। जी, एक चीज ये भी लोगों को लगती है कि यार हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्टी हमको एक लोकसभा की सीट के लिए प्रत्याशी बड़ी जिम्मेदारी को मिल जाए। एक जो संदेश गया तो ब्रजेश जी, वो निश्चित तौर पे उसमें विधानसभा में 230 सीटें थी और अब 29 सीटें हैं, ये एक बड़ा फर्क है। और दूसरा, वो क्राइटेरिया होगा क्या, ये चैतन्य जी ने भी कहा, वो भाजपा के नेताओं को भी नहीं पता है, लेकिन जो एक सेट फार्मूला अभी तक हम देखते आए हैं। हालांकि अब चर्चा ये भी चल रही है कि जो पिछली बार हमने देखा था 75 पार की जो बात हो रही थी कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, और बाबूलाल गौर, सरताज सिंह को जिन परिस्थितियों में हटाया गया था मध्य प्रदेश में मंत्री पद से, अब दिल्ली में चर्चा है कि जो 70 पार के सांसद हैं उनको मैदान में ना उतारा जाए। एक इस फार्मूले की चर्चा हो रही है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो युवाओं पे दाव लगाने की बात हो रही है। तीसरा, महिलाओं की, क्योंकि जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उनके लिए 4 ही केवल जाति है, महिला है, युवा है, किसान है। तो इन सब को अगर देखते हुए एक अनुमान लगाया जाए, तो वो क्या क्राइटेरिया बीजेपी तय कर सकती है इन चुनावों में? देखिए मनोज जी, हम बीजेपी को लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरह से प्रयोग करती है। वो उसके प्रयोग अधिकांश बार हमने उसको सफल होते हुए भी देखे हैं। जब 75+ का फार्मूला लेकर आए थे, उन्होंने बाकायदा मंत्रिमंडल से कई लोगों को बाहर कर दिया था। सरताज जी भी उसमें शामिल थे, बाबूलाल गौर भी थे।
लेकिन जब वो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, आप देखिए इसके बाद उन्होंने 70 पार के फार्मूले पर विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता है कि ये 70 पार की जब जरूरत के अनुसार वो अपने फार्मूले बनाते हैं। अभी कई सारे विधायकों को इसी में टिकट दिया, इसी पर टिकट दिया है। तो आप देखिए कि जरूरत और जो जमीनी हकीकत वो जानते हैं, महसूस करते हैं, उसके अनुसार वो रणनीति बनाते हैं, उसके अनुसार फार्मूले बनाते हैं, और वो फार्मूले हम इसी कारण से सफल होते हुए देखते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश एक सबसे अच्छा संगठन है, उन्होंने कहा कि हम युवा संगठन बनाना चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में देखिए युवा संगठन बनाया, उसने वो करके दिखाया। तो आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे जो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा हो, विधानसभा चुनाव में वो राजस्थान में उतारा उन्होंने, मध्य प्रदेश में उतारा, छत्तीसगढ़ में उतारा, उसका एक अलग परिणाम देखने को। अब वो जो फार्मूले पे जो मंथन चल रहा है कि लोकसभा में हम किस तरह से बेहतर परिणाम ला सकते हैं और क्या फार्मूले हो सकते हैं, नई पीढ़ी को भी मौका दे सकें जिसमें हम, तो इस आधार पर इस बात पर विचार चल रहा है कि जो आपकी अधिक मार्जिन से जो सीटें जीती हैं आपने, जो बड़ी संख्या में ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ कही जाती हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर मान लें कि भोपाल है, विदिशा है, जिस तरह कांग्रेस कहती है कि छिंदवाड़ा उनके लिए गढ़ है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। बीजेपी ने इन सीटों को चिन्हित किया है, हालांकि वो गढ़ भी हिला हुआ है पिछले कई समय हिला हुआ। तो आप देखिए बीजेपी ने ऐसी चिन्हित किया है कुछ सीटों को कि जहां उनको लगता है कि वो आसानी से जीत दर्ज हो जाएगी, तो वहां पे वो अपने दिग्गजों को, बड़े नाम वालों को खपाना नहीं चाहते। वहां युवाओं को और जो आपने कहा महिलाओं को, उनको मौका देना चाहते हैं ताकि एक नई पीढ़ी आपकी सामने आ सके, एक नई जनरेशन आपको चुनावी राजनीति में आ सके और आप एक पीढ़ी को विश्राम दे सकें। और जो दिग्गज नेता हैं उनको उन सीटों पर उतारने पर विचार चल रहा है कि जिनके वजह से यदि सीटें आपकी कुछ कम मार्जिन से जो आप हार जाते हैं, उन सीटों पर यदि दिग्गजों को उतारते हैं तो वो उनके प्रभाव में वो सीटें हासिल करने की कोशिश करने की इस रणनीति पर भी काम चल रहा है। तो बीजेपी रणनीति पर विचार कर रही है तमाम तरह से फीडबैक लेकर, संघ से फीडबैक लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है ना ब्रजेश जी, जो सबसे छोटी जीत थी वो भी 1 लाख के आसपास की थी गुना में, और जो सबसे बड़ी हार थी वो भी 40,000 की थी छिंदवाड़ा में। तो आप देखिए ना मनोज जी, इस बार उन्होंने छिंदवाड़ा को भी लक्ष्य रखा है। तो मध्य प्रदेश में यदि आप इस बात पर विचार करें कि विधानसभा में क्या परिणाम रहे हैं, यदि हमने हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 5 से सीटों का नुकसान हो रहा है लोकसभा सीटों में, और 5 वोट सीटें शेयर के हिसाब से, हाँ वोट शेयर के हिसाब से 5 सीटें कांटे के मुकाबले में फंसी हुई हैं। लेकिन हमने इसके पहले भी देखा है 2018 में, 2019 में कि किस तरह से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और लोकसभा के चुनाव होते हैं कुछ महीने बाद तो बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीत ले जाती है। वोट शेयर 53% चला जाता है 40-41। बीजेपी इस बात पर भी वो पूरी रणनीति के तहत काम करती है कि यदि मोदी जी को इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक तरह से टेस्ट कर लिया है कि लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में कितनी है उनकी, उस लोकप्रियता का पैमाना उन्होंने परख लिया है कि तीनों राज्यों में मोदी का चेहरा आगे करके वो सत्ता में आ गए हैं। सत्ता में थे वहां बरकरार हो गए हैं, राजस्थान में सत्ता में नहीं थे। छत्तीसगढ़ एक बड़ा उदाहरण है, जब मोदी के चेहरे के नाम पर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को सफलता मिली। तो आप सोचिए कि जब 2018 में मोदी के चेहरे पर 3 राज्य जा सकते हैं तो मोदी के नाम पर वोट शेयर बीजेपी को निश्चित तौर पर अंदाजा होगा कि बढ़ेगा। तो वो इस आधार पर भी मध्य प्रदेश में डिसीजन लेंगे और जिन राज्यों में उनकी कमजोरी है वहां उस आधार पर तो कोई एक फार्मूला नहीं रहेगा जो पूरे देश में लागू होगा। राज्यों के हिसाब से, जातीय समीकरणों के हिसाब से और बेल्ट के हिसाब से कि हिंदी बेल्ट में क्या करना है आपको, उत्तर में क्या करना है, दक्षिण में क्या करना है, पश्चिम में क्या करना है, इस हिसाब से रणनीति बनेगी। तो हल अलग अलग राज्य के हिसाब से उनकी रणनीति भी अलग अलग होगी। एक रणनीति पर वो पूरे देश में चुनाव लड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो चेतन जी, एक और चीज़ है कि मध्य प्रदेश में 7 दिन राहुल गांधी की यात्रा रहना, लगभग 700 किलोमीटर का सफर करेगी और 7 लोकसभा सीटें कवर करेगी। तो लग रहा है कि कुछ प्रभाव छोड़ पाएगी, क्योंकि उसके पैरेलल बीजेपी का जो हम देख रहे हैं कि राम मंदिर वाले जा रहा है, कोई अगरबत्ती लेकर जा रहा है, कोई घंटा घड़ियाल लेकर पहुंच रहा है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से चावल आ रहा है, उस पूरे राममय माहौल में राहुल गांधी की ये यात्रा कुछ संजीवनी देने की स्थिति में मध्य प्रदेश में। देखिए, आज की तारीख में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का है। उसके आगे आप कोई काट सामने नहीं ला सकते, क्योंकि पूरे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वो भगवान राम को आराध्य मानते हैं और उसमें दूसरे धर्म के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदू है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको ही मानते हैं। तो अभी हमने देखा एक मुस्लिम महिला पैदल यात्रा कर रही है बंबई से अयोध्या तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही उनको आराध्य मानते हैं, बहुत से मुस्लिम नेता भी हैं, जो मुस्लिम जन भी हैं वो जो भगवान राम को मानते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस समय यात्रा से कोई बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश राममय हो चुका है और किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। दूसरी बात जो भी एक खबर आई है कि खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया, उसको लेकर भी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है। बहुत से लोग ऐसे हैं, पार्टी के ही लोग हैं, जो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत निर्णय लिया है। क्योंकि कल ये निर्णय हुआ और कल ही तस्वीर आई छिंदवाड़ा से, राम नाम लिखते नजर आ रहे हैं राहुल, वो कमलनाथ और उनके बेटे सांसद। कर्नाटक में तो मंदिरों में राम की भक्ति शुरू हो गई है, और कर्नाटक में तो इन्हीं की सरकार। बिल्कुल। तो पूरे देश में जो कांग्रेस के भीतर एक ऊहापोह की स्थिति है। आप देखिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के बड़े नेता, वो किस तरह से बयान दे रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत तरीका और उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए था। गुजरात से आवाजें उठी, मध्य प्रदेश से भी यही बातें निकल कर आई तो हैं। जो पार्टी के भीतर द्वंद्व चल रहा है राम मंदिर को लेके, उसका निश्चित तौर पर नुकसान पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये सिद्ध करने में तैयार, पूरी तरह से तैयार भी है, और उसने सिद्ध भी कर दिया है कि इन लोगों ने जो अस्वीकार किया है, तो ये अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के तहत किया गया है, ये भगवान राम के विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करती है पूरे देश में, और उसका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है, तो उन्होंने इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को राम विरोधी बता दिया। तो ऐसे वक्त पे जब पूरे देश में राम मंदिर को लेके एक उत्साह का सृजन हो रहा है और एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही, बहुत लंबी लड़ाई के बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे वक्त पे यात्रा निकाल के मुझे तो लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को हो पाएगा। ठीक है, अब उनका अपना एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जिस तरह के भी आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, और इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि हमको लोकसभा में बोलने दिया नहीं जाता है, तो हम सड़कों पे आके अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके सामने मुझे लगता नहीं कि कोई भी कांग्रेस के पास ऐसी काट है। और फिर दूसरा, स्वीकार करके आपने अपने आप को और इस तरह से सिद्ध कर दिया कि हाँ, हम राम मंदिर में नहीं जाना चाहते। भाई, अगर आप 22 तारीख के बाद भी जाएंगे तो राम मंदिर बदल तो नहीं जाएगा, राम की प्रतिष्ठा तो हो जाएगी। तो अगर बेहतर ये होता कांग्रेस के लिए कि उनके नेता, अगर उनको निमंत्रण मिला है, जैसा कि पहले आरोप लगाया जाता कि हो सकता है कि हमको निमंत्रण ना मिले, लेकिन अगर निमंत्रण मिला है तो उनको जाना चाहिए। उससे एक कांग्रेस के प्रति लोगों में एक आस्था बनती है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई अल्पसंख्यकों की तुष्टि करते हैं, भगवान राम के भी उतने ही प्रिय हैं और भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की पता नहीं क्या सोच रहती है, किस तरह की स्ट्रेटेजी है, किस तरह के उनके सलाहकार हैं जो इस तरह की उनको सलाह देते हैं कि ऐसे वक्त पे जब पूरा देश राममय हो रहा है। आप देखिए कि हर जगह इस तरह की, अभी जैसा आपने बताया कि कोई घंटे भेज रहा है, कोई मिठाई भेज रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई लेट के जा रहा है, तो ऐसे माहौल में आप उसके अगेंस्ट में अगर जाते हो तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान ही कांग्रेस को होगा। फायदा होने का तो कोई सवाल उठता नहीं, चाहे आप यात्रा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक संकट और भी है, टिकट वितरण के समय देखने को मिलेगा कि विधानसभा के पहले सॉफ्ट विंदुत की ओर गई थी कांग्रेस, लेकिन तीनों राज्यों में देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो भूपेश बगल में भगवान राम की प्रतिमाएं लगवाई, राम वनपथ गमन बनाया, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने मध्य प्रदेश में देख लें, कमलनाथ घोर हिंदुत्ववादी के रूप में उन्होंने पेश किया, हनुमान भक्त के रूप में पेश किया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व में ये न्योता ठुकरा दिया है तो बीजेपी के सामने तो राह आसान है कि हो सकता है वो माहौल बनाने के लिए एक दो कट्टरपंथी चेहरों को उतार दे, कुछ युवाओं को उतार दे, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो दिल्ली वालों की राह पे साथ जाती है तो राह मुश्किल है, और अगर दिल्ली वालों से अलग लाइन लेती है तो भी राह उनकी मुश्किल है। देखिए मनोज जी, दिल्ली वालों ने तो अपनी राह तय कर ली है और कांग्रेस में कोई एक राह पर चलता नहीं है, ये भी तय है। चाहे पहले भी हम देख लें, चाहे आज की तारीख में, यदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो, उसमें जिस तरह से न्योता उनके 3 शीर्ष नेताओं ने ठुकराया है। लेकिन आप देखिए कि हनी सिंह बघेल वो बाइक से जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पीसी शर्मा मांग कर रहे हैं कि ड्राई डे घोषित कर दिया जाए। मतलब वो एक मान रहे हैं ना कि उस दिन अच्छा काम हो रहा है, पवित्र काम हो रहा है, तो आप मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे घोषित कीजिए। आप वो खुद कह रहे हैं कि मैं फरवरी में जाऊंगा वहां पे। तो अलग अलग तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह अलग जिक्र कर रहे हैं, शंकराचार्य का जिक्र छेड़ रहे हैं, तो क्रांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके हिसाब देना चाहिए बीजेपी को।
तो ये अलग अलग जो राग कांग्रेसी गाते हैं ना, उसका मकसद ही ये होता है कि हमने देखा राम मंदिर में किस तरह से चंदा उगाई की बात आई तो कांग्रेस के कई नेताओं ने चंदा इकट्ठा किया, कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया और उसको प्रचारित भी किया, ये जताने की कोशिश की कि वो भी राम भक्त हैं और वो राम में श्रद्धा रखते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो धर्म संकट है टिकट वितरण में सामने आएगा खुलकर। देखिए कांग्रेस में कोई शीर्ष नेतृत्व को लेकर नहीं चलता है, वहां तो कह देते पार्टी अपना व्यक्तिगत देखता है आदमी कि मुझे जीतना है। यदि उसको लगता है कि राम कथा कराने से, बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने से उसको फायदा होगा, तो आप देखिए कांग्रेस के कई तमाम नेता करते हैं ना उसमें, और हमने विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ को भी देखा है। तो वो अलग राह पर चलते हैं, खुद का देखते हैं। पार्टी के अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष तो कह भी चुके हैं पार्टी जाए तेल लेने मुझे देखिए आप, तो वहां व्यक्तिगत आपको लाभ किससे होगा उस अनुसार वहां के नेता चलते हैं। वो अपना वोट बैंक देखते हैं, पार्टी किस लाइन पे जा रही है इसकी कोई परवाह नहीं करता। यही वजह है कि पार्टी में अलग अलग सुर सुनाई देते हैं। यदि यही बीजेपी में होता, किसी काम के कार्यक्रम का बहिष्कार उन्होंने कर दिया होता, तो शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक का कार्यकर्ता भी उसका बहिष्कार करते हुए नजर आ रहा होता, एक सुर में नजर आता। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, कांग्रेस में सबके अपने अपने सुर सुनाई देते हैं। यही वजह है कि जब पार्टी को लगता है शीर्ष नेतृत्व को कि इस नेता के सुर से हमें नुकसान हो रहा है, तो वो कई बार कहते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, हम इससे किनारा कर लेते हैं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कई नेताओं के उन्होंने कई बार बयानों से किनारा किया है पार्टी ने, लेकिन उसको नुकसान इस बात का होता है, ये जो दुविधा जो स्थिति है ना कांग्रेस में, इसकी वजह से उसका जो वोटर है, उसका जो कार्यकर्ता है, वो कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन की वजह से वो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। यदि राम में आज पूरी देश है, हम देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि यदि कोई पोस्टर लगा हुआ है तो कोई एक बुजुर्ग महिला उसके पैर चूम रही, राम जी के पैर चूम रही है, प्रणाम कर रही, तो ये तस्वीरें आ रही। तो राम में जब पूरा देश हो रहा है तो मुझे लगता है कांग्रेस को दुविधा में नहीं होना चाहिए था, उनको सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर ये तो बीजेपी के नजरिए से तो उनकी दुविधा उनके लिए फायदेमंद है। बीजेपी हमेशा उनको अपने पिच पर ले आती है और कांग्रेस उनके जाल में फंस जाती है, इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है। तो कांग्रेस को ये समझना होगा, शायद उसके शीर्ष नेतृत्व ये नहीं समझ पाता कि जनता की भावना क्या है। जनता की भावना के अनुसार यदि निर्णय ले रहा होता तो मुझे लगता है कि कम नुकसान होता। यदि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे थे तो चिट्ठी लिख के किनारा करने की क्या जरूरत थी? आप कह देते और भी बहाना बना देते, स्वास्थ्य कार्ड हो सकते थे। सोनिया गांधी तो स्वास्थ्य कार्डों से बना सकती थी। जब कांग्रेस के कई नेता जा रहे हैं, आप शीर्ष नेतृत्व नहीं जा रहा है, चुप्पी साध लेते उस पर, तो मुझे लगता है कम नुकसान होता। और जिस तरह से आपने चिट्ठी जारी करके कि आरएसएस का, बीजेपी का ये इवेंट है इसलिए हम इसे किनारा कर रहे हैं, एक तरह से वो जो करोड़ों लोग आस्था लगाए हुए राम में, राम मंदिर में, जो लगातार वहां जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पे जनसैलाब उमड़ रहा है, मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी, उससे वो कांग्रेस से किनारा करेंगे, कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। तो चेतन जी बिल्कुल संक्षेप में कि दूरी तो बना लेंगे, लेकिन अब ये नेता क्या करेंगे? क्योंकि जीतू पटवारी नए नवेले आए हैं, तो ऐसा ना हो कि हार का ठीकरा उनके सर आ जाए। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि अभी वो नए नेता आए हैं, अभी उनके सामने बहुत से संकट हैं। अभी सबसे बड़ा संकट तो यही है कि वो भी क्या तय करते हैं, वो भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दूसरा फिर उनको अभी पैसा भी इकट्ठा करना है पार्टी के लिए। तीसरा फिर जो राहुल जी की यात्रा हो रही है उनको भी तैयारी करना है, लोगों को इकट्ठा करना है। तो जीतू पटवारी को ऐसे वक्त पे अध्यक्ष बनाया गया है कि जो बहुत कम वक्त है जिसके पास, जिस नेता के पास इतना कम वक्त है, वो कैसे इस पूरे घालमेल को संभाल पाएगा ये कहना बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने इनके कांग्रेस के निर्णय लिया है, या तो फिर पूरी पार्टी को उस तरह का निर्णय लेना चाहिए था। अभी जैसे ब्रजेश जी ने भी बताया कि ये अलग अलग सुर चलते हैं कांग्रेस में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर बाद में कह देते हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार। अरे भाई पार्टी का व्यक्ति है, वो उसके व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकते हैं? अगर वो सार्वजनिक रूप से कोई बयान दे रहा हो, बड़ा नेता है, तो आप उसको व्यक्तिगत विचार कैसे कह सकते? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस समय बहुत ऊहापोह की स्थिति है। और हो सकता है क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली में एमपी को लेके बड़ी एक बैठक भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई, शायद मुझे लगता है इस पर भी वो खैर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के मिशन पे टिकट पे मंथन चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस बेचारी क्या करे। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई है, एक तरफ शीर्षासन हो रहा है और एक तरफ शीर्ष नेतृत्व कुछ और कह रहा है। ऐसे में बीच का रास्ता क्या है? और बीजेपी के लिए शायद सबसे मुफीद स्थितियाँ यही है, और ऐसे में शायद उन पर इसी बात में मंथन हो रहा होगा कि मौजूदा जो उसके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उसका कैसे लाभ उठाया जाए और किन नए चेहरों को मैदान में उतारकर कांग्रेस को एक बार फिर से पटकनी दे दी जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।